जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल नॉलेज ऑफ विद मास्टर जी में। कल हमने एक क्लास कर ली थी, तो आज हम आगे की क्लास करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली नई वीडियो मिलती रहें और इसके अलावा आप नई वीडियो की नोटिफिकेशन पा सकें। अभी आगे चलते हैं। पहले एक बार हम क्या करेंगे कि जो कल वाली क्लास है उसका जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद फिर आगे का स्टार्ट करते हैं। कल हमने पढ़ा था कि जैसे कि राजनीतिक शास्त्र के जनक अरस्तु को कहा जाता है, और जो आधुनिक राजनीतिक शास्त्र है उसके जनक है निकोल मैकियावेली। 1915 में जो इंग्लैंड के राजा जॉन थे, उन्होंने अपने दरबारियों के लिए एक मैग्ना कार्टा लेके आए थे, जिसमें उस मैग्ना कार्टा को जिसे संविधान का आधार माना गया है, और उसी मैग्ना कार्टा को मानवाधिकार और मौलिक अधिकारों का जनक भी कहा जाता है। उसके बाद हमने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 किया, जिसमें बताया गया था कि संसदीय निगरानी की शुरुआत कर दी गई थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी पे अपनी निगरानी रखनी स्टार्ट कर दी थी। गवर्नर जनरल और 4 सदस्यों की परिषद बनाई गई थी बंगाल की सरकार चलाने के लिए, और इसमें यह फैसला किया गया था कि इसमें जो भी फैसले होंगे वो बहुमत के आधार पर हो गए। और इस फैसले से क्या हुआ था कि जो गवर्नर जनरल की शक्ति थी वो एक संकुचित होकर रह गई थी, सिमट कर रह गई थी। इसके बाद हमने देखा कि गवर्नर को गवर्नर जनरल का पद का नाम दे दिया गया था। जो बंगाल के गवर्नर थे उनको गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसके बाद जो पहला गवर्नर जनरल बना था वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स, और जो बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उन्हीं के अधीन मुंबई और मद्रास के गवर्नर को रख दिया गया था। तो अभी वो इसके अधीन होकर काम कर रहे थे। फिर कलकत्ता में इसी के तहत हमने कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की थी, और इसके जो मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे वो किए गए थे लॉर्ड इम्पे। तो यह हम कह सकते हैं कलकत्ता में जो उच्च न्यायालय है, तो यहाँ उच्च न्यायालय के बजाय उच्चतम न्यायालय होगा, जो जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। तो ये मिसप्रिंट था, मैं भी कल गलती से उच्च न्यायालय बोल दिया गया होगा, बट इसको ठीक कर लीजिएगा। इसके बाद हमने देखा था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसमें क्या क्या कहा था, जो हमने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें जो भी कमियां थी उसको दूर किया गया, और जो गवर्नर के पास की जो शक्तियां कम रह गई थी, संकुचित हो गई थी, उनको हमने बढ़ाया। और क्या किया गया कि बहुमत के आधार पर जो फैसले हैं उनको बंद कर दिया गया। तो इसके बाद हमने क्या किया कि एक इसके साथ ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, 6 सदस्यीय नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोलर भी कहा गया। और इसमें 2 सदस्य जो ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य रहते थे। गवर्नर जनरल को वीटो का अधिकार दे दिया गया। इसके बाद हमने चार्टर अधिनियम 1813 किया, जिसमें हमने देखा कि शिक्षा के अलग से 1 लाख रुपए निर्धारित कर दिए गए, और ईसाई मिशनरी को भारत में प्रचार का अधिकार प्रदान कर दिया गया था। और ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसे जो व्यापार करने का एक अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया इसके तहत, और जो अन्य ब्रिटिश कंपनियां थी अब वो भी भारत में आकर व्यापार कर सकती थी। अभी ईस्ट इंडिया कंपनी का केवल चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार करने का एक अधिकार रह गया था, बाकी एक अधिकार उससे छीन लिए गए थे। फिर हमने देखा चार्टर अधिनियम 1833। इस अधिनियम के तहत बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उनको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और किसी भी व्यक्ति के साथ हमने देखा कि ऐसा क्या गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में आते थे, पद ग्रहण करते थे कोई भी, तो उनको उनके साथ में धर्म, वर्ण, जन्म स्थान या वर्ण के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ऐसा कानून वो लेकर आए थे इस अधिनियम के तहत में। और जो चीन के साथ फिर जो व्यापारिक एकाधिकार था अभी उसको भी समाप्त कर दिया गया इस अधिनियम के तहत में। अभी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चीन के साथ व्यापार करने का भी एकाधिकार नहीं रहा। फिर हमने देखा कि चार्टर अधिनियम 1853 आया, जिसमें सिविल सेवा में जो प्रतियोगी परीक्षा थी उसकी शुरुआत कर दी गई थी। इससे पहले प्रतियोगी परीक्षाएं नहीं होती थी सिविल सेवा में। फिर उसके बाद हमने देखा भारत सरकार अधिनियम 1 नवंबर 1858। इसमें हमने देखा कि द्वैध शासन था उसको समाप्त कर दिया गया, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने शासन को क्या किया, सीधा अपने हाथों में ले लिया। अब कोई कंपनी शासन नहीं चला रही थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट सीधा शासन देख रही थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि भारत का शासन चलाने के लिए कि 15 सदस्यीय परिषद का गठन कर दिया गया, और उसका जो हेड बनाया गया वो बनाया गया राज्य सचिव को। फिर हमने उसके बाद देखा कि गवर्नर जनरल थे उनको वाइसराय की उपाधि दे दी गई। अब वो गवर्नर जनरल नहीं रहे, अब उनको बना दिया गया वाइसराय। और इस तरह जो अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वाइसराय थे वो थे कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। इसके बाद हमने देखा महारानी घोषणा 1858। इसमें क्या क्या कि लॉर्ड कैनिंग ने ये जो घोषणा की थी इलाहाबाद में की थी, और इसमें बताया गया कि जो ब्रिटेन की महारानी होगी अब वो भारत की महारानी भी होगी। और जो डलहौजी की हड़प नीति थी उसको समाप्त कर दिया गया। और
जो एक अधिकार था राजाओं के पास कि उत्तराधिकारी गोद नहीं ले सकते थे, उस अधिकार को भी पुनः स्थापित कर दिया गया 1858 की महारानी की घोषणा के दौरान। फिर हमने देखा कि भारत परिषद अधिनियम 1861 हमने किया था कल, जिसमें लॉर्ड कैनिंग थे, उसने एक विभागीय प्रणाली शुरू कर दी। और इससे क्या हुआ कि जो मंत्रिमंडल व्यवस्था है उसकी नींव पड़ी। हमने फिर उसके बाद हमने भारत उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 देखा, जिसके तहत हमने 1862 में कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो ये हमने जल्दी जल्दी से कल की क्लास रिवाइज की थी। अब हम चलते हैं आगे की क्लास। तो आज हम शुरुआत करेंगे 1773 के अधिनियम से। इसमें क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके तहत क्या प्रावधान किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय बंद किया जा सकता था। अभी 1873 के अधिनियम के तहत एक ऐसा कानून लेके आए, ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से आया था कि ना ईस्ट इंडिया कंपनी को हम किसी भी तरह किसी भी समय बंद कर सकते हैं, भंग कर सकते हैं उसको। और इसी कानून का प्रयोग करते हुए क्या किया गया कि 1884 में ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। तो ये 1873 के अधिनियम के तहत किया गया था। अब इसके बाद देखेंगे हम भारत परिषद अधिनियम 1892। इसमें क्या हुआ कि ना इस अधिनियम के तहत क्या हुआ कि अप्रत्यक्ष चुनाव है जो, उसकी प्रथा आरंभ हो गई। अप्रत्यक्ष चुनाव हम कह सकते हैं कि जैसे जो प्रतिनिधि डायरेक्ट जनता के द्वारा ना चुना गया हो, या जैसे कि हम लगाते हैं कि हम किसी एमएलए एमपी के जब इलेक्शन आते हैं तो क्या है, जनता वोट डालकर उनका चुनाव करती है। लेकिन जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो वो जनता डायरेक्ट राष्ट्रपति को वोट नहीं डालती। जो हमने चुने हैं एमएलए और एमपी, हम अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं और वो एमएलए और एमपी वोट डालकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो इस तरह से जो राष्ट्रपति का चुनाव है क्या हुआ, अप्रत्यक्ष चुनाव। तो जो अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हुई थी भारत परिषद अधिनियम 1892 से स्टार्ट हुई थी। इसके बाद हम देखेंगे आगे भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत क्या किया गया कि जो विधायी परिषद है उसको बजट पर बहस करने का अधिकार दे दिया गया। और इसके साथ साथ विधानमंडल को भी जो लोकहित के मुद्दे थे उन पर सरकार से वो सवाल कर सकते थे, ये अधिकार विधानमंडल को प्रदान कर दिया गया। इसके बाद हमने देखते हैं 1919 का मार्लियामेंटो सुधार। इसमें क्या था कि सबसे पहले 1907 में जी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी को राज्य सचिव की जो भारत परिषद थी उसका सदस्य नियुक्त किया गया। और तथा इसी के तहत सत्येंद्र सिन्हा को वायसराय की कार्य परिषद में नियुक्त कर लिया गया। और ऐसा वायसराय की कार्य परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बने सत्येंद्र सिन्हा। इसी पार्लियामेंट सुधार के तहत मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कर दी गई और इसे सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली भी कहा जाता है, यानी कि धर्म के आधार पर लोगों को बांट दिया गया था। आखिरकार देश का विभाजन कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा और इसके अनुसार अब मुस्लिमों को 2 वोट का अधिकार प्रदान किया गया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जो मुस्लिम सदस्य होते थे उनका निर्वाचन सामान्य निर्वाचन मंडल की बजाय एक केवल मुस्लिम सदस्यों के लिए जो गठित अलग से निर्वाचन मंडल था जो वही उसका निर्वाचन कर सकते थे। यानी कि अगर कोई मुस्लिम सदस्य खड़ा है इलेक्शन में तो केवल मुस्लिम जो व्यक्ति हैं, मुस्लिम कैंडिडेट हैं जो मत डाल रहे हैं, केवल मुस्लिम ही एक मुस्लिम का चुनाव कर सकता था। गैर हिंदू एक मुस्लिम का चुनाव नहीं कर सकते थे। गैर मुस्लिम एक मुस्लिम का चुनाव नहीं कर सकते थे। केवल मुस्लिम को ही एक मुस्लिम कैंडिडेट को चुनने का अधिकार दिया गया था। और इस पार्लियामेंट सुधार के बारे में गांधी जी ने कहा था कि पार्लियामेंट सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया गया है। यानी कि इसने हमारे जो देश था उस पर एक धर्म के आधार पर इसको बांट दिया, सांप्रदायिक आधार पर इसको बांटने का काम किया। और इसीलिए गांधी जी ने ऐसा इसके बारे में कहा था। इसके बाद हम देखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1919। इस अधिनियम का आधार क्या था, इससे पहले मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आई थी 1917 में, जिसे अगस्त घोषणा के नाम से भी जाना जाता है। उसी के आधार पर जो भारत सरकार अधिनियम 1919 लेकर आए थे। और इस 1919 के अधिनियम के तहत एक उच्चायुक्त का पद का निर्माण किया गया, ये पद बना दिया गया। और जो वर्तमान में राष्ट्रमंडल देश हैं
उनके प्रतिनिधि को जब वो एक दूसरे देश में जाते हैं तो उनको उच्चायुक्त ही बोला जाता है। इसी के तहत एक संघ लोक सेवा आयोग का गठन कर दिया गया तथा इसके साथ साथ प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था थी जो उसकी शुरुआत कर दी गई। द्वैध शासन जैसे कि इसके अंतर्गत क्या किया गया कि प्रशासन को दो भागों में विभाजित कर दिया, एक तो हस्तांतरित और एक है अहस्तांतरित। हस्तांतरित विषयों को मंत्रियों के अधीन रखा गया था और जो अहस्तांतरित विषय थे वो डायरेक्ट गवर्नर जनरल के अधीन रखे गए थे। और इसी के तहत फिर आगे क्या किया गया कि जो भारतीय विधान पालिका थी उसमें पहली बार द्विसदनीय उसको बना दिया गया। भारतीय विधान पालिका को 2 सदनों में विभाजित कर दिया गया और इस अधिनियम के तहत 1923 में भारत में पहली बार आम चुनाव, जिसको हम जनरल इलेक्शन बोलते हैं, तो जनरल इलेक्शन पहली बार कब कराए गए थे? 1923 में। 1919 के अधिनियम के तहत ही कराए गए थे। 1919 के अधिनियम के तहत ही भारतीयों को पहली बार मताधिकार प्रदान किया गया। मत का अधिकार भारतीयों को पहली बार कब मिला? 1919 के अधिनियम के तहत। और महिलाओं के मताधिकार के मामले में क्या किया गया कि जो राज्य विधानमंडल है उनको ये अधिकार दे दिया गया कि महिलाओं को मत का अधिकार देना है या नहीं देना है, इसका फैसला करेंगे राज्य विधानमंडल। और इसी के आधार पर क्या किया गया कि जो मद्रास प्रांत में महिलाओं को मत का अधिकार प्रदान कर दिया गया था। सबसे पहले महिलाओं को मत का अधिकार किसने प्रदान किया था? मद्रास प्रांत ने। अभी एक याद रखने वाली बात यह है कि जो विश्व में सबसे पहले महिलाओं को मत का अधिकार दिया गया था वो किसने दिया था? न्यूजीलैंड ने। अभी हम देखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935। अभी क्या किया गया कि जो संविधान लागू होने से पहले भारत का जो प्रशासन है इसी अधिनियम के द्वारा संचालित होता था। और यानी कि जब तक हमारा संविधान नहीं बना था तब तक क्या है, जो एक कहते हैं कि हमारा देश कौन से कानून के बेस पे चल रहा था, वो भारत सरकार अधिनियम 1935 था। यानी कि जो ये अधिनियम लेके आए थे ब्रिटिश सरकार, सेम एज इट इज़ तो नहीं था, इसमें कुछ संशोधन करके इसको लागू किया गया था, वो हम आगे देखेंगे अभी। तो इसके तहत क्या किया गया कि जो द्वैध शासन था वो प्रांतों से समाप्त कर दिया गया और जो प्रांतों को अभी स्वायत्ता प्रदान कर दी गई, यानी कि अब वो फैसले अपने खुद ले सकते थे। प्रांतों को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया और जो 11 प्रांत हैं वो गवर्नर के अधीन कर दिए गए और 5 प्रांतों को मुख्यायुक्त के अधीन रखा गया था। लेकिन हमने देखा कि जो भारतीयों को मत का अधिकार तो प्रदान कर दिया गया, लेकिन चुनाव में मत डालने के लिए कुछ ऐसी शर्तें रखी गई थी कि ना हर कोई व्यक्ति, नॉर्मल आदमी मत का अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता था, क्योंकि वो उसके लिए एलिजिबल ही नहीं होता था। और इसी कारण से जो मतदान करने वाले थे केवल 10% नागरिक ही ऐसे थे जो अपने मत का अधिकार का प्रयोग कर सकते थे, यानी वो अपना मत डाल सकते थे, वोट का अधिकार का प्रयोग कर सकते थे। बाकी 90% आदमी ऐसे थे जो उसके लिए जो भी शर्तें थी मत डालने के लिए उनको पूरा नहीं करते थे। और एक अलग निर्वाचन मंडल को जो बनाया गया था पहले, उसको भी उसका विस्तार कर दिया गया और जो आंग्ल भारतीय, यूरोपीय और जो भारतीय ईसाई थे इन समूहों को भी उस निर्वाचन मंडल में शामिल कर लिया गया। इसके बाद हम देखते हैं कि एक अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना का प्रावधान किया गया था, लेकिन उसको राज्यों का समर्थन नहीं मिला, जिसके कारण हम अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना नहीं कर पाए थे। 1935 के अधिनियम के तहत जो केंद्रीय विधायिका थी उसको 2 भागों में बांट दिया गया, एक तो उच्च सदन और निम्न सदन। जैसे अभी भी हमारे यहाँ क्या है, संसद को 2 भागों में विभाजित किया गया है, उच्च सदन और निम्न सदन, जैसे कि राज्यसभा और लोकसभा। इसी तरह ये शुरुआत कहाँ से हुई थी? 1935 के अधिनियम के तहत वो किया गया था। और 6 प्रांतों में विधानमंडल का गठन किया गया। बर्मा और अदन को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया। बर्मा पहले भारत का हिस्सा होते थे, अदन भी भारत का ही हिस्सा होता था, ब्रिटिश भारत के अधीन ही था। दोनों को तोड़ के भारत को अलग कर दिया गया। बर्मा, अभी क्या नाम है इसका, न प्रेजेंट में बर्मा को कहते हैं म्यांमार। और इसके साथ साथ एक काम ये किया गया कि सिंध को बॉम्बे से अलग कर दिया गया
और बिहार को उड़ीसा से, यानी सिंध और बॉम्बे एक साथ थे और बिहार और उड़ीसा एक साथ थे, इनको भी तोड़ के अलग कर दिया गया। इसके बाद देखते हैं 1935 के अधिनियम के तहत दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की स्थापना कर दी गई। इसी के तहत 1935 के अधिनियम के तहत ही भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई, यानी कि आरबीआई की स्थापना 1935 के अधिनियम के तहत ही की गई थी। राष्ट्रपति को जो अध्यादेश की शक्ति प्रदान की गई है, ये 1935 के अधिनियम से ही प्रेरित है। इसके अलावा हमने देखा कि जो एक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, लखनऊ अधिवेशन 1936 में, इसमें इन्होंने क्या किया कि जो 1935 का जो अधिनियम आया था, इसको मानने से इनकार कर दिया, इसको अस्वीकार कर दिया गया। इससे आगे देखते हैं कि 1935 के अधिनियम के संबंध में जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा था। उन्होंने कहा कि ये दास्ता का चार्टर है, गुलामी का अधिकार पत्र है। और ऐसा कहते हुए उन्होंने आगे कहा कि ये एक ऐसी कार है जिसमें ब्रेक तो हैं पर इंजन नहीं है। ये किसके कथन है, किसके शब्द हैं? ये जवाहरलाल नेहरू जी के। फिर हम देखते हैं भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसमें सबसे पहले देखते हैं हम कि 18 जुलाई 1947 को ब्रिटेन की संसद में ये कानून पारित कर दिया गया कि अभी भारत की जो अधीनता है उसको समाप्त कर दिया जाएगा और भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। इसी के तहत 15 अगस्त 1947 से ब्रिटिश भारत को दो और पूरी तरह से प्रभुत्व संपन्न उपनिवेश में तोड़ दिया गया, जो कि भारत और पाकिस्तान को बांटकर भारत को दो टुकड़े कर दिया गया, एक भारत एक पाकिस्तान, दोनों को प्रभुत्व संपन्न बना के उनका विभाजन कर दिया गया। और इनकी सीमा रेखा क्या होगी, कौन सा एरिया किसके अंडर में जाएगा, ये सब निर्धारित करने के लिए जो सिरिल रेडक्लिफ थे उनकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था, सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में। और उन्होंने ये डिसाइड किया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा होगी वो कहाँ से जाएगी, और इसलिए जो अभी जो सीमा रेखा है भारत पाकिस्तान के बीच में उसको रेडक्लिफ लाइन ही बोला जाता है। इसके तहत एक काम ये हुआ कि अंतरिम संविधान प्रदान करने के लिए भारत सरकार अधिनियम 1935 को संशोधित करके लागू किया गया। यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हो गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत को एक संप्रभु राष्ट्र मान लिया, तो तब हमारे पास संविधान नहीं था। लेकिन जब तक हमारा संविधान बने तब तक हमने क्या किया कि जो 1935 का अधिनियम था उसमें कुछ सुधार करके संशोधन करके उसको लागू कर दिया कि जब तक हमारा संविधान नहीं बनेगा हम इस संविधान के तहत अपना कार्य करेंगे और उसके बाद ये निरस्त हो जाएगा और हम अपना संविधान लागू कर देंगे। तो उस समय इस अधिनियम में 20 सेक्शन और 3 अनुसूचियाँ थी। तो ये रही आज की क्लास। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।